नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल राजनीति विज्ञान का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून में हमने संधियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। संधियों का अर्थ, परिभाषा, उसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, उसके बारे में कौन से सिद्धांत हैं, व्याख्या के कौन से मुख्य सिद्धांत माने गए हैं और इसी के साथ जैसे उसके व्याख्या की आवश्यकता क्यों है, संधियों का पालन करवाना या किस तरह से करवाया जाता है, तो इन सब बातों पर हमने चर्चा की। आज फिर हम इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक लेंगे कि संधियों पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है। संधियां क्योंकि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होती है, जैसा कि मैंने पूर्व के व्याख्यान में बताया भी था आप लोगों को। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या दो राज्यों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है तो उस परिस्थिति में क्या संधि समाप्त हो जाएगी या संधियों का प्रभाव कम हो जाएगा या फिर संधियां वैसे ही रहेगी, उसी तरह से उनका पालन किया जाएगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो संधियों पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है, ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है और इसके बारे में कोई एक मत भी नहीं है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि युद्ध प्रारंभ होते ही संधियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, युद्ध के समय भी संधियां रहती हैं क्योंकि संधियों की प्रकृति स्थायित्व की होती है। तो संधियां या संधियों पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले या पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि युद्ध में जो रत राष्ट्र हैं, देश हैं, उनके बीच सामान्य कार्यवाही कराने और उत्तम संबंध बनाए रखने वाली बातों पर बल देने वाली मैत्री संधियां युद्ध के आरंभ होते ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरी बात, स्थायी व्यवस्था संबंधी, हस्तांतरण संबंधी और सीमा निर्धारण संबंधी संधियों पर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसी तरह शत्रुतापूर्ण कार्यों द्वारा युद्ध संचालन संबंधी तथा युद्ध संबंधी नियम निर्धारित करने वाले सन 1899 और सन 1907 के हेग सम्मेलन जैसी संधियां युद्ध आरंभ होने के पश्चात भी यथापूर्व स्थिति में बनी रहती है। फिर जैसे हम इसमें लेंगे स्वास्थ्य या नशीली वस्तुओं और औद्योगिक संपत्ति के विषय में की गई बहुपक्षीय संधियां युद्ध आरंभ होने के पश्चात समाप्त हो जाती है। अनेक संधियों में युद्धावस्था में उनके उपबंधों का वर्णन होता है। सन 1919 के हवाई यातायात सम्मेलन की धारा 38 में यह उपबंधित किया गया है कि युद्ध की स्थिति में इस प्रकार का समझौता करने वाले देशों की स्वतंत्रता पर युद्धग्रस्त होने पर अथवा यथा स्थिति में कोई भेद नहीं उत्पन्न होगा। इसका अभिप्राय है कि युद्धावस्था में इस समझौते का पालन स्थगित हो जाएगा। युद्धावस्था में स्थगित की जाने वाली संधियों को युद्ध के पश्चात पुनः लागू करने के विषय में विधिवेताओं में कुछ मतभेद भी है। कुछ विधिवेताओं की धारणा है कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात संधि स्वयं लागू हो जाएगी और कुछ का कहना है कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात संधियां स्वयं लागू नहीं होती, जिनमें संधि के समय इस प्रकार की व्यवस्था का वर्णन कर दिया जाता है कि वो बाद में स्वयं लागू होगी या उसके लिए कुछ नए उपाय किए जाएंगे। इसी तरह से कानून निर्माण करने वाली संधियों पर भी युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जैसे व्यापारिक संधियां हैं, युद्धकारी राज्यों के बीच समाप्त हो जाती है किंतु अन्य राज्यों के बीच यथापूर्व चलती रहती है। इसका तात्पर्य है कि जैसे जिन राज्यों के बीच में संधि हुई है और दो से अधिक राज्य हैं और उनमें से कुछ राज्य युद्ध में शामिल हैं, तो जो युद्धरत राष्ट्र हैं उनके बीच ही संधियां समाप्त होगी, बाकी संधियां समाप्त नहीं होगी। और युद्धकारी राज्यों में प्रत्यर्पण संधियां युद्ध छिड़ने पर स्थगित हो जाती है और युद्ध के बाद में वो पुनः चालू भी हो जाती है। जो संधियां किसी पक्ष को कुछ रियायतें देती हैं, वे इन दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ने पर समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है, कोई निश्चित एक सिद्धांत नहीं है
कि संधियां स्थगित होगी युद्धावस्था में, या फिर लागू होगी, या फिर पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, या उनको लागू करने के लिए कुछ नए तरीके से उपाय किए जाएंगे, इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। ये संधियों के स्वभाव पर निर्भर करता है कि जिस समय राज्यों ने संधि की थी उसमें क्या व्यवस्थाएं उन्होंने की। हालांकि ओपनहाइम ने तो ये कहा है कि संधियां स्थायी होती है और वह समाप्त नहीं होती। तो इस तरह से हमने देखा कि युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है संधियों के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि जब संधियां की गई थी तो उस समय उन संधियों के या संधियों को लेकर राज्यों के बीच में क्या व्यवस्थाएं थी। अब जैसे इसी संदर्भ में हम आगे देखेंगे कि कुछ संधियां अवैध होती हैं, या संधि का अयोग्य होना या अवैध संधियां किस तरह से है। तो कुछ संधि कई कारणों से अयोग्य साबित हो सकती है। अनुच्छेद 43 से 50 जो ड्राफ्ट आर्टिकल ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ का है, उसमें संधि की अयोग्यता विषयक नियम भी रखे गए हैं। तो संधियों के अवैध होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून विरोधी होना। यदि कोई संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वीकृत नियमों के विरुद्ध होती है तो वह अवैध है। जो संधियां परंपरागत रीति रिवाजों के विरुद्ध होती हैं तो उन्हें भी अवैध संधियां कहा जाता है। दूतों की अवैधता, युद्ध में असैनिकों को न मारना आदि ऐसे रीति रिवाज है जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। ये विषय अब अंतर्राष्ट्रीय विधि में सम्मिलित कर लिए गए हैं। जो संधियां इन सिद्धांतों के विरुद्ध की जाती है उन्हें अवैधानिक संधियों की संज्ञा दी जाती है। फिर है जैसे अनैतिक उत्तरदायित्व। कुछ संधियां ऐसी होती है जो नैतिकता के विरोध में होती है, वे स्वतः ही अवैध बन जाती है। जैसे कि यदि तीसरे पक्ष पर आक्रमण करने की दृष्टि से कोई संधि की जाए तो वह अवैध है। न्याय और नैतिकता विरोधी होने पर एक संधि के प्रावधान वैध नहीं कहे जा सकता। फिर है असंभवता। यदि किसी संधि की शर्तें व्यावहारिक दृष्टि से असंभव है, यानी उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता, तो वो भी अवैध की श्रेणी में आएगी। अनुचित दबाव भी कई बार संधि को अवैध बना देते हैं। जैसे कि संधि करते समय किसी पक्ष को डरा धमकाकर बलपूर्वक यदि संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया जाए तो वह अवैध मानी जाएगी। और इसी तरह से यदि एक संधि में किसी पक्ष ने धोखा दिया है या तथ्यों पर पर्दा डालकर वस्तु स्थिति को गलत रूप से प्रस्तुत किया है तो प्रभावित पक्ष उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। कई बार कानूनी असमर्थता भी संधि की अवैधता का कारण बन जाते हैं। जैसे राज्य संधि के दोनों पक्ष होते हैं। यदि संधिकर्ता राज्य पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न न होकर पराधीन या तटस्थीकृत राज्य है तो वह संधि अवैध हो जाएगी। इसी तरह से यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के दायित्वों के विरुद्ध संधि की गई है तो वो भी अवैध मानी जाएगी। तो कोई भी संधि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित दायित्वों के विपरीत नहीं मानी जा सकती। संघ के चार्टर की धारा 103 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि संधियों तथा संघ के दायित्वों के बीच यदि कभी विरोध पैदा हो जाए तो चार्टर के दायित्व प्रबल माने जाएंगे। कुछ और अन्य कारण हैं जिससे संधियां समाप्त हो जाती है। इसमें कई कारण हम ले सकते हैं, जैसे समय की समाप्ति। एक संधि जितने समय के लिए की जाती है उसके पूरे होने पर वह समाप्त हो जाएगी। और कुछ संधियों में ये प्रावधान रहता है कि अमुक घटना घटने पर यह समाप्त हो जाएगी। जब यह घटना घटित है या घटती है तो संधि भी टूट जाती है। फिर है लक्ष्य पूरा होने पर। कुछ संधियां कुछ समय के लिए कुछ दायित्व डालती हैं राज्यों के ऊपर, वो उनका उद्देश्य निर्धारित करती हैं। जब उसके द्वारा डाले गए दायित्व नहीं रहते तो संधियां भी समाप्त हो जाती है। अर्थात लक्ष्य जब पूरा हो जाता है तो वो संधियां समाप्त हो जाती है।
फिर है पारस्परिक स्वीकृति द्वारा भी। तो कार्यपालिका प्रकृति की संधि पारस्परिक स्वीकृति द्वारा समाप्त हो जाती है। इसके लिए स्पष्ट रूप से घोषणा भी की जाती है कि यदि संधि की समाप्ति पर उस समय या हम यूँ कह सकते हैं कि पहले से ही वो घोषणा कर देते हैं कि किस तरह से ये संधि समाप्त होगी, और संधि के पक्ष सभी उद्देश्य के लिए कोई नई संधि भी कर लेते हैं। संधि उस समय भी समाप्त हो जाती है जब कोई पक्ष संधि के तहत अपने अधिकारों का त्याग भी कर देता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है वो है अवसायन की घोषणा। संधि के पक्ष राज्यों को यह अधिकार है कि अवसायन की घोषणा करके संधि के अपने दायित्वों को समाप्त कर दे। इस घोषणा के अंतर्गत एक राज्य संधि के दूसरे पक्षों को यह सूचना देता है कि वह संधि से विलग होना चाहता है। साधारणतः संधि में इसके लिए प्रावधान होता है। यह उल्लेखनीय है कि केवल अस्थायी प्रकृति की संधियों को ही इस प्रकार छोड़ा जा सकता है। व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित संधियां इस प्रकार की होती है, अर्थात जब एक राज्य घोषणा कर दे, उसको समाप्ति की घोषणा कर दे, तो वो संधि समाप्त हो जाती है। और इस तरह की व्यवस्थाएं वो जब संधि करते हैं तो उसके अंतर्गत उन राज्यों के द्वारा की जाती है। कई बार कुछ संधियों में पक्षों का यह अधिकार होता है कि मूलभूत परिस्थितियां न होने पर वे अवसायन की घोषणा कर दे, अर्थात समाप्ति की घोषणा कर दे। यदि वे शर्तें संपन्न न हो सकी तो संधि समाप्त हो जाती है। कई बार राज्य की समाप्ति के साथ ही संधि समाप्त हो जाती है। यदि द्वितीय संधि करने वाले पक्षों में से कोई भी एक पक्ष समाप्त हो जाए या अथवा हार जाए अथवा दूसरे राज्य में विलीन हो जाए तो वह संधि समाप्त हो जाएगी। इसका उदाहरण भी हम ले सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1805 में त्रिपोली के साथ संधि की। सन 1911 में इटली ने त्रिपोली को अपने राज्य में विलय कर लिया और परिणाम स्वरूप यह संधि भी समाप्त हो गई। तो संधि की परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो जाता है कई बार, जिससे कि संधि समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब संधि करते हैं तो परिस्थितियां अलग होती हैं और प्रत्येक संधि में यह निहित शर्त रहती है कि वह यथावत परिस्थितियां रहने तक ही लागू रहेगी। तो यानी वो परिस्थितियां अगर बदल जाती है तो संधि समाप्त हो जाती है। उत्तरकालीन निरर्थकता भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। एक संधि उचित होते हुए भी कुछ परिस्थितियों में बाद में अनुचित बन जाती है। जैसे जब एक राज्य का अन्य राज्य में विलय हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संधि के दायित्व उत्तराधिकारी राज्य पर नहीं आते। संधि अपना कानूनी प्रभाव खो देती है। और जब संधि का उद्देश्य उसे पूरा किए बिना ही प्राप्त हो जाए तो भी संधि अवैध बन जाती है। और संधि के दायित्वों को संपन्न करना जब असंभव बन जाए तो संधि भी अवैध बन जाती है। तो यदि संधि का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए तो संधि अवैध बन जाएगी। कई परिस्थितियों में संधियों का रद्द हो जाना भी संधि की समाप्ति का कारण बनता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में रद्द की जा सकती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रगतिशील है और उसके द्वारा स्थापित नियम संभवतः कुछ समय बाद उचित न रहे। हो सकता है कि एक संधि जब की गई थी तब वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हो, किंतु कुछ समय बाद वो असंगत हो जाए। और यदि संधि के एक पक्ष राज्य के स्तर में अंतर आ जाता है तो वह संधि रद्द हो जाएगी। अर्थात जब एक पक्ष यानी कोई भी राज्य है उसका स्तर परिवर्तित हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाता है या तटस्थ राज्य या किसी में विलय हो जाता है, तो फिर वह संधि समाप्त हो जाएगी। दो देशों में युद्ध छिड़ जाने पर भी उसकी संधियां बहुत कुछ हद तक समाप्त हो जाती है। तो संधियों की विधि से संबंधित 1969 के वियना अभिसमय में जस्कोंजस के प्रावधान को शामिल किया गया है। वियना अभिसमय के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि यदि किसी संधि के संपन्न किए जाने के समय संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनीय नियम से असंगत होती है तो वह शून्य हो जाएगी। और इस तरह से सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनीय नियम वे नियम हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी राज्य स्वीकार करते हैं तथा जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो संधियां हैं
तथापि दासों का जैसे व्यापार जनपद, समुद्री डाका आदि जसकोजस के अंतर्गत नहीं माने जा सकते। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि युद्धावस्था में संधियों पर, उनकी परिस्थितियों पर, संधियों की प्रकृति, संधि की शर्तें, उद्देश्य और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ही संधियों पर असर पड़ता है, यानी वो समाप्त की जाती है या अवैध हो जाती है। धन्यवाद।